करा के आज वो निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के बंधुआ मजदूर बन के आज ईवीएम में जब तक वोटर नहीं है तेकर ज्यादा वोट पड़ा थे, जब तक वोट डाली तेकर से ज्यादा वोट निकला थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की निर्वाचन प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े करते हुए निर्वाचन आयोग को बीजेपी नेताओं का बंधुआ मजदूर बताया है। लाजमी है कि भूपेश बघेल का ये बयान बीजेपी को रास नहीं आया। इसके बाद छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने भूपेश बघेल के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश का बयान ऐसा है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस को कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है, इसीलिए वह ऐसा कह रहे हैं। वहीं सियासत तेज होती देख कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी भूपेश बघेल के समर्थन में उतर आए। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को याद करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में वोटर अचानक कम हो जाते हैं और वहीं विधानसभा चुनाव में अचानक बढ़ जाते हैं। अब ऐसे खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे कुछ इसी तरह से बात कर रहे हैं। इनको कहीं सफलता मिल नहीं रही है, हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है, तो कुछ भी उलूल की बातें कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी का बंधुआ मजदूर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, क्योंकि कोई बात गलत नहीं कही। ये आश्चर्य की बात नहीं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा के चुनाव में वोटरों की संख्या कम और विधानसभा के चुनाव में 1.5 करोड़ वोटर बढ़ जाते हैं, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली के रूप पर, उनके मजदूर के रूप में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। आमतौर पर नेताओं के दिए गए बयानों के कई पहलू होते हैं। वहीं विपक्ष के लगातार ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों के बीच देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम को सुरक्षित और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बताया है। ऐसे में इस तरह के बयानों को राजनीति चमकाने का एक प्रयास भी माना जा सकता है। अब देखना ये होगा कि इस तरह के बयान विपक्ष के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बयान, बवाल और सियासत, जी हां, फिलहाल यही सुर छत्तीसगढ़ की सियासत में सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस संविधान बचाओ रैली निकाल रही है। बीजेपी सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है। अब हाल ही में इसी रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ ऐसा कह गए जिस पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। इस बार भूपेश बघेल ने सीधा निर्वाचन आयोग को आड़े हाथ लिया है। भूपेश बघेल ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में एक बार फिर से घमासान मच चुका है, क्योंकि अगर बात की जाए तो देखा जाए तो अक्सर ईवीएम विपक्ष के घेरे में रहती है। तमाम तरह के सवाल कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर उठाए गए हैं, चाहे कोई सा भी चुनाव रहा हो। अब एक बार फिर से निर्वाचन प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए गए हैं, जिस पर फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि तमाम जो चीजें हैं, चाहे निर्वाचन प्रक्रिया की बात कर ले, ईवीएम की बात कर ले, जांच एजेंसियों की बात कर ले, सब कुछ पूरी तरह से ये बीजेपी के बंधुआ मजदूर हो चुके हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। संविधान बचाओ यात्रा में क्यों हो रही सियासत? भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग को क्यों कहा बीजेपी का मजदूर? कांग्रेस के ईवीएम पर सवालों के क्या है मायने? बीजेपी ने क्यों कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबीर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही तौकीर रजा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, ईवीएम को लेकर या निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर पहली बार सवाल उठ रहे हो, ये तो देखा नहीं जा रहा हो कि कांग्रेस की ओर से पहली बार सवाल उठाए जा रहे हो। ठीक है, संविधान बचाओ आपकी रैली है और इसको लेकर तमाम पहलू आप चर्चा में ला रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता हो तो ईवीएम पर पहले भी सवाल दागे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये तक कहा गया है कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना हर बार जरूरी नहीं, वफा खुद से नहीं होती और बेवफा हमें कहते हैं। तो आखिर कब तक? तो आपको नमस्कार।
आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। कौशल जी साथ में हमारे, उनको नमस्कार। तौकीर रजा जी जुड़ेंगे, उनको भी पहले से नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है खुशी जी कि सवाल पूछने का मौलिक अधिकार तो को प्राप्त है हमारे देश में, और चूंकि हम विपक्ष में हैं, हम सवाल पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल बढ़ते इसलिए जाते हैं क्योंकि लगातार संदिग्ध कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चुनाव आयोग जो है बीच बीच में करता रहता है, जिससे कि संदेह उन पर बढ़ता रहता है। आप अभी कह रहे थे ईवीएम की बातें, तो ईवीएम कहते हैं फर्स्ट सेफ्टी के कोर्ट ने लिखा, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं? हम साथ में चाहते हैं कि वीवीपैट की पर्चियों की भी पूरी गिनती हो जाए। लेकिन इस बार क्या हुआ, आप छत्तीसगढ़ चुनाव में देखें, नगरीय निकाय चुनाव हुए, वीवीपैट मशीन उसमें थी ही नहीं, और नई तरीके की ईवीएम मशीन यूज की गई। तो उसकी जरूरत क्या थी? उसके अलावा जब हरियाणा चुनाव में जब हमने एक वाजिब सवाल पूछा था कि 99% बैटरी सारी यूनिट से बटाती है, जबकि वो दिन भर उपयोग होती है, उसके बाद भी सिर्फ 1% उतरना, तो उसमें जिस प्रकार का हमको जवाब दिया गया चुनाव आयोग द्वारा, जैसा माने जिस प्रकार की भाषा उपयोग की गई कांग्रेस पार्टी के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह लगा कि किसी के दबाव में या किसी के इन्फ्लुएंस में जो है चुनाव आयोग काम करता है। उसके बाद और भी कई चीजें अभी देखेंगे आप, कुछ दिन पहले चुनाव आयोग की सिफारिश में भारत सरकार ने सीसीटीवी फुटेज और वेबकास्टिंग फुटेज जो है सार्वजनिक करना जो है वो खत्म कर दिया। वो नियम किया वो सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? उसके बाद जब हम सवाल पूछते हैं, अब जैसे कि विकास उपाध्याय जी कह रहे थे, महाराष्ट्र चुनाव में देखा गया कि किस प्रकार से वोटर की जो गिनती है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फर्क आया। उसके बाद आप देखेंगे पिछले चुनाव में भी जो 21 दिन बाद एक रिवाइज डेटा जो आया इलेक्शन कमीशन की साइट पे, तो ये सारे जो चीजें बीच बीच में होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि हमको कोई सपना आता है और हम चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, अपनी हार का टीचरा फोड़ने का काम नहीं है। ऐसी कोई चीजें जब हमारे सामने आती हैं तो हम उस पर सवाल पूछने का काम करते हैं, और ऐसी चीजें लगातार होती रही है। आप देखेंगी 2019 का अगर लोकसभा चुनाव देखेंगी, अभी का चुनाव देखेंगी, खुलेआम सेना के नाम पर वोट मांगे गए। नरेंद्र मोदी जी खुले मंच पे कहते थे कि पुलवामा के शहीदों के नाम पे आप मुझे वोट दो। फर्स्ट वोटर कहते थे कि पुलवामा के शहीदों के नाम पे आप मुझे वोट दो। ये खुले तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है, उन पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। तो यही सारी चीजों में से लगता है, मैं राजनांदगांव से आता हूँ, हमारे सांसद प्रत्याशी संतोष पांडे जी, उन्होंने खुलेआम अपने बैनर पोस्टरों में श्री कृष्ण जी की फोटो का उपयोग किया, उसके ऊपर कोई न कार्रवाई हुई चुनाव आयोग की, न कुछ हुआ। तो ऐसी लगातार जब चीजें सामने आती हैं तो इसमें जो है शक बढ़ता है और डाउट होता है चुनाव आयोग की जो है प्रक्रिया के ऊपर, क्योंकि वो संविधान के तहत गठित एक संस्था है जिसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो उसकी भाषा शैली और उसका रवैया अगर इस प्रकार का रहेगा तो ये कहीं ना कहीं संविधान के लिए बहुत खतरनाक होगा आने वाले समय में। ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब लूंगी मैं जल्दी। तौकीर जी जैसे जुड़ेंगे, फिलहाल कौशल जी के पास लौटूंगी। कौशल जी देखिए, अक्सर ये देखा जा रहा है कि चुनाव आते हैं और ईवीएम चर्चा का विषय बन जाती है। पिछले चुनाव भी हमने देखे हैं कि हर चुनाव के पहले ईवीएम पर जमकर सियासत हुई है। अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है कि, लेकिन क्योंकि संविधान बचाओ रैली कांग्रेस निकाल रही है और तमाम बिंदुओं को, चाहे वो जांच एजेंसी की बात हो या फिर अभी निर्वाचन प्रक्रिया की बात हो, ईवीएम की बात हो, इन तमाम बिंदुओं को रखा जा रहा है जनता के बीच। कुल मिलाकर सबसे बड़ा जो सवाल फिलहाल सियासत में चल रहा है वो है निष्पक्षता का। खुशी जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस स्तर में संविधान बचाओ यात्रा कर रही है। निश्चित तौर पर काफी विपक्ष में होने के नाते उनका ये दायित्व बनता है कि जो विपक्ष, जो सत्ता पक्ष की जो कमियां हैं, जो चीजें हैं, उसको उजागर करें। और निश्चित तौर पर संविधान में जो चीजें दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं, उसमें यदि पर कहीं पर कमी बेशी पाई जाती तो उसको उजागर करना इनका लाजिमी है। और जिस तरह ईवीएम की बात आपने कही, तो निश्चित तौर पर पिछले कई चुनाव में, पहली बार नहीं है कि अभी चूंकि चुनाव नहीं, निश्चित तौर पर आपने सही कहा, लेकिन जब भी इस तरह की बातें आती है, चाहे किसी भी प्रदेश की चुनाव हो, चाहे केंद्र के चुनाव हो, तो निश्चित तौर पर ईवीएम पर लगातार सवाल कांग्रेस की ओर से उठते रहा है। और इसका जवाब जो सत्ताधारी दल है या फिर जो चुनाव आएगा उसकी ओर से आता रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकलता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि लगातार आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होते हैं तो ईवीएम पर टिकरा फोड़ा जाता है, ईवीएम की बातें आती है कि ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और इसके पीछे कई सारे तर्क भी दिए जाते हैं विपक्ष की ओर से, कि कहा जाता है कि जहां पर जो कैंडिडेट खड़ा है उसके परिवार के यदि 50 वोट है तो उसको 5 वोट भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें आती है, जो उदाहरण के तौर पर पेश की जाती है, कहीं कहीं संशय भी पैदा करते हैं। और इस पर बहुत बार बहस भी हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कांग्रेस
की पद यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने अभी एक पत्र भेजा था दीपक दत्त जी को, और उससे उत्साहित होकर निश्चित तौर पर जो पद यात्रा कर रहे हैं बस्तर में, वो काफी सरकार को जगाने के लिए ये बड़ी कोशिश है। क्योंकि आप देखेंगे बस्तर में लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहे हैं, सरकार उसमें काफी अग्रेसिव है और काफी उनको सफलता भी मिल रही है। और वही उसी बस्तर से पद यात्रा शुरू करना कहीं कहीं एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है कि यदि बस्तर से भारतीय जनता पार्टी अपने नक्सली मूवमेंट के माध्यम से यदि लोगों के बीच में अपनी पैठ जमा रही है, तो कहीं के भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं और जो ईवीएम को लेकर लगातार कांग्रेस वाल उठाती है, उसको लेकर वो जनता के बीच जा रहे होंगे। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते जो संवैधानिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, जिनका हनन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, उसको कहीं कहीं बताने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें हैं जनता सब समझती है, आजकल जनता समझदार हो चुकी है, उसको बहकाना मुझे लगता है कि अभी अब संभव नहीं है। क्योंकि हर चीज अब आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, हर चीज आपके हाथ पे मौजूद है, तो कहीं से इस तरह की जो बातें सामने आती है, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस की मजबूरी है और ये ताकत भी है कि यदि आप विपक्ष में है तो सत्ताधारी दल को किसी न किसी तरह आप परेशान करके रखें। क्योंकि अभी निश्चित तौर पर अभी चुनाव में 2.5 से 3 साल का समय बचा है, उसके पहले इस तरह की जो चीजें हैं, यदि आप अग्रेशन में आते हैं तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी चीज है कि कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते अपने आप को जीवित करने की कोशिश में लगी है। और जो संगठन के जो लोग हैं उनको कहीं कहीं सक्रिय करने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो जुबानी जंग है वो लगातार जारी है। लेकिन कौशल जी देखिए, इसमें यह भी देखा जाता है कि ज्वलंत मुद्दे कई हैं जिन पर सरकार को पूरी तरह से घेर सकती है कांग्रेस की भी अगर मैं बात करूं। ठीक है, हालांकि मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, फिलहाल इसी का जवाब ले लेती हूँ अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी देखिए, ठीक है, सवाल उठाए जा रहे हैं, जांच एजेंसियों पर भी आपने तो उठाए हैं, ईवीएम पर पहले से उठे जा रहे हैं और अब निर्वाचन प्रक्रिया बात वही आ जाती है। लेकिन फिर उसमें कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड आपका नजर आता है कि जांच एजेंसियों पर एक बार ईडी, आईटी, सीबीआई इन पर सवाल उठाते हैं, दूसरी ओर ये देखा जाता है कि कई सारे मामलों में आप खुद कहते हैं कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं कर रही है बीजेपी, सवाल उठाए जाते हैं। ईवीएम की जितनी चर्चा छत्तीसगढ़ में हुई होगी, मध्य प्रदेश में हुई होगी, नहीं लगता कि तेलंगाना में उतनी हुई होगी। जहां आपकी सरकार रहती है वहां इतनी चर्चा ईवीएम पर नहीं होती है। जब 400 पार बीजेपी नहीं कर पाती तो आप कहते हैं जनता ने जवाब दिया। तो अगर पूरी तरह से हैक है, निर्वाचन प्रक्रिया अंडर में हो रही है बीजेपी की, तो तस्वीरें भी तो बदलती ना। क्यों 400 पार नहीं कर पाई है बीजेपी? वही तमाम सरल के सवाल उठाते हैं फिर। जी देखिए, मैं वही कह रहा था कि सवाल हम तभी उठाते हैं जब ऐसी कुछ घटना होती है जिससे संशय होता है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण भी बताया, अभी कई सारे उदाहरण, महाराष्ट्र इलेक्शन का उदाहरण बताया जिसमें वोटर बढ़े। उसके अलावा आपको मैंने आचार संहिता के कई उल्लंघन के उदाहरण बताया, हरियाणा इलेक्शन का उदाहरण बताया, उसके अलावा आपको अभी सीसीटीवी फुटेज वाला उदाहरण बताया। और केवल इसके लिए हम, ऐसा नहीं है कि हम केवल बोलते हैं और आरोप लगाते हैं, हम इसके लिए जो है कानूनी रास्ते भी ढूंढते रहते हैं लगातार। अभी देखेंगे, हम कुछ दिन पहले हमने ईगल नाम, EAGLE ईगल नाम के एक समिति का गठन किया था जो कि राष्ट्रीय स्तर की समिति थी। उन्होंने अपनी छानबीन में यह पाया कि एक ही वोटर आईडी नंबर से कई सारे वोटर आईडी उपयोग किए जा रहे हैं और मतदान किया जा रहा है। तो उसकी भी शिकायत जो है हमारे ग्रुप द्वारा जो इलेक्शन कमीशन को की गई, तो उसके लिए भी शायद उन्होंने अभी तक समय दिया है कि नहीं दिया है वो मेरी जानकारी में नहीं है। तो हम हर तरीके से जो है इसके रास्ते निकालते रहते हैं और कहीं से कहीं तक दोहरे मापदंड वाली बात नहीं है खुशी जी। जैसा कि आप कह रही थी, जो ईडी की बात हम जो करते हैं वो ऐसा करते हैं कि ईडी, आप देखेंगे आज उनके 200 में से एक केस टिक रहा है। अगर कन्विक्शन रेट की बात करें तो 200 में से एक केस में कन्विक्शन होता है। 5,500 केसेस हुई हैं अभी तक के, मुश्किल 25-26 केसों में कन्विक्शन हुआ होगा। तो ऐसी अगर कोई संस्था है जो देश में काम कर रही है और लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसमें कन्विक्शन ही नहीं हो रहा है और कन्विक्शन रेट उसका इतना कम है, 0.5% अगर कन्विक्शन रेट है उसका, तो उस पर सवाल उठने तो स्वाभाविक हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन पर छापे पड़ते रहते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो न जाने किस वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, सारे छापे बंद हो जाते हैं, सारी चार्जशीट हटा ली जाती है। और एक तो उदाहरण आपको और दूंगा खुशी जी, जैसे कि आप देखेंगे मनमोहन सिंह जी स्वर्गीय जो है पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए 2G स्कैम, CWG स्कैम, बड़े बड़े आरोप, इनका जो उपयोग है भरपूर किया गया राजनीतिक दलों द्वारा। आज क्या हुआ कि ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी कोर्ट में दोनों केसेस के लिए, मतलब कोई सबूत नहीं मिले। तो इसी प्रकार की चीजें होती है जो मैंने आपको बताया, 5,500 केसेस जो हैं उसमें से ज्यादातर राजनीतिक केसेस जो हैं वो केवल विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर है। डेटा देख लीजिए आप। तो इस प्रकार के जो डेटा अगर सामने आएंगे तो सवाल तो उठना लाजमी है। ऐसे
संस्थानों के ऊपर। अभी कल शहादत दिवस हमारा हुआ, झीरम घाटी कांड था, उसमें भी जब हमारे नेता ने जितेंद्र मुदलियार जी जो हैं, शहीद उदय मुदलियार जी के सुपुत्र, उनके द्वारा जब एफआईआर करनी चाहिए गई 2020 में, तो एनआईए ने उनकी एफआईआर पर रोक लगाई, ये कहते हुए कि हमने उस पर जांच कर ली है। उसके बाद भी आज 13 साल हो गए, झीरम घाटी का कोई जो है समझ में नहीं आया मामला कि आज तक क्या हुआ है। तो ये सारा जो रवैया है एजेंसियों का, जो रवैया पहले नहीं था, ठीक है, चलिए बिल्कुल 2014 में जब से मोदी सरकार आई है। सवालों के जवाब ले लेती हूँ। तौकीर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर जी, देखिए तमाम तरह के सवाल हैं कि जब ठीक है कांग्रेस में कोई नेता रहता है, आप फर्जी केस में जिस तरह से कहा जाता है कांग्रेस की ओर से कि ठीक है आप कुछ भी आरोप लगा देंगे, बीजेपी में शामिल होंगे तो बीजेपी गंगा बन जाएगी, इतनी पवित्र बन जाएगी कि फिर वो सारे दाग धुल जाते हैं, फिर कोई केस भी नहीं आएगा सामने, ना कोई चर्चाएं होंगी। दूसरा, ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर, साथ ही जांच एजेंसियों को लेकर कि सभी आपके गुर्गे हो चुके हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, सभी आपके अंडर में। आप सभी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है खिसियानी बुल्ली खम्मा नोचे, हमारे जो माननीय मंत्री जी ने कहा था वो एकदम चरितार्थ है, बिल्कुल उनके सामने वो दिखता है कि किस प्रकार से जब ये हारते हैं तो सीधा ईवीएम या दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। और वही स्थिति आज फिर भी है, कभी ईडी पे इल्जाम लगाते हैं, कभी सीबीआई पे इल्जाम लगाते हैं। जब ये सीबीआई आपके समय की बनाई हुई है तब तो आप कुछ नहीं बोलते, तब तो याद है कि आपको क्या 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 गया, तो पिंजरे का तोता तक कहा गया था। तो ये स्थिति आपने पैदा की, हमने नहीं। हमने तो निष्पक्ष चुनाव कराया, और जब आप हार जाते तभी क्यों लगाते हैं, जब जीतते तब क्यों नहीं लगाते। इसके पहले अभी 5 साल आपकी सरकार रही, सभी जगह आप जीत रहे थे, तब निर्वाचन आयोग बहुत अच्छा था। दूसरी जगह सरकार आई, आपके लिए निर्वाचन आयोग अच्छा था। और आज खिसानी बिल्ली खंबा नोची वाली स्थिति इसलिए है क्योंकि आपके हाथ से सरकार निकल गई, और सरकार से जो बनने वाले पैसे थे अवैध, जो आपने जितने ईडी ने कार्रवाई करी वो कार्रवाई और करी रही है। जितना पैसा आप लोग ने एटीएम के रूप में आपने दिल्ली भेजा, वो सब जानते हैं कि किस प्रकार से घोटाला हुआ, घपला हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि अब आवक बंद हो गई आपकी। तो ये आप इस प्रकार से जो इल्जाम झूठा लगाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात अभी झीरम घाटी की बात आपकी सुनना, झीरम कांड की, अरे साहब सबूत तो आपके नेता के पास जेब में पड़ा है, मांगिए ना भूपेश बघेल जी से। मैं तो आपकी सरकार के समय से इल्जाम लगाते आ रहा हूं कि भाई वो झीरम कांड के सबूत जो हैं वो निकालिए ना बाहर, क्यों नहीं निकालते? दही जमा के क्यों बैठे हो आप? तो ये आपके भूपेश बघेल जी दही जमा के बैठे रहे। हाँ, हमारी बात करें, हमने टारगेट सेट कर दिया है, कोई भी एक भी नक्सली बख्शने वाला नहीं है। अगर वो सरेंडर नहीं करता, या तो सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार रहो। और 2026 का हमारे जो मार्च का टारगेट लेकर रखे, और सरकार हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार इसके पहले इस टारगेट को 2025 के दिसंबर के पहले कर देगी। ये हमारी नीति और रीति है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको एक बात और बता दूं, इसके आप लोग ने भले बदला ना लिया, और झीरम कांड के हत्यारों का हमने बदला ले लिया, और बसव राजू जो है आपका हम मारा गया है, नक्सली जो है, ये हमने दिखा दिया किस प्रकार से हमारे जवान, हमारे हौसले उनके कितने बुलंद है। ये उनके शौर्य को सलाम, और उस प्रकार से काम कर रहे हैं। हमने कठोर नीति बनाई है, उसी का परिणाम है कि हम जो है समूल नष्ट करते हुए बढ़ते जा रहे हैं, और विकास की गंगा जो है हम बहाएंगे और विकास की गाथा गढ़ेंगे। ठीक है अभिमन्यु जी, देखिए बेवफाई जो है ये ईवीएम या निर्वाचन प्रक्रिया की नहीं बल्कि जनता की है, तो अब पैड जनता में बनाइए ताकि इस तरह की स्थिति ना हो। यही सवाल, यही जवाब है आपका, जो तमाम आपने सवाल दिए थे उनके तमाम जवाब यही है। नहीं, देखिए खुशी जी, मैंने जो सवाल पूछे थे सारे तार्किक सवाल थे, और जो तौकीर जी की भाषा है वही जो है वो निर्वाचन आयोग की भाषा है, जो वो जवाब देते हैं लिखित में। तो इससे कहीं ना कहीं संशय पैदा होता है। सवालों के जवाब दे देना क्या दिक्कत है आपको? वीवीपैट इस समय क्यों आपने हटा दिया, और हरियाणा चुनाव में क्या परेशानी हो गई आपको जवाब देने में? ये सब जवाब दे दीजिए आप। चुनाव आयोग का क्यों नहीं एक्शन होता है मोदी जी के ऊपर जब वो सेना के नाम पर वोट मांगते हैं? खैर, उसके अलावा अभी तौकीर जी की एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, जो वो बोल रहे थे कि आप हमेशा पूछते हैं कि जो सबूत लेके घूमते हैं। मैं आपको आज चैलेंज करता हूं इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एनआईए एफआईआर तक नहीं होने देती, एसआईटी जो हमने गठित की उस पर एनआईए ने रोक लगा दी। आपको मैं आज चैलेंज करता हूं, आपकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप जांच वापस चालू करा दीजिए, या एनआईए की जांच में क्या मिला उसको सार्वजनिक करा दीजिए। हम सबूत भी हमारे नेता जो है उनको बुला के पूछा जाएगा, वो देने को तैयार है। आप लेकिन करना क्या चाहते हैं इस केस में, वो समझ में नहीं आता। जब हम एसआईटी बनाते हैं तो इनके तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जाकर के जो है धर्मलाल कौशिक जी हाई कोर्ट में स्टे ले आते हैं। आज वो स्टे भी हट चुका है, मैं जानकारी के लिए बता दूं, स्टे भी हट चुका है।
SIT बनाई जा सकती है, फिर से जांच की जा सकती है। तो मैं तौकीर जी से इस बात की मांग करता हूं कि आप सरकार से इस बात को रखें कि वापस से जांच जो है झीरम घाटी की चालू कराई जाए और बुलाया जाए। अब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बुलाया जाए और मांगा जाए उनसे सबूत, बिल्कुल सबूत देंगे। तो आप कोई चाहते हैं कि इस प्रकार के जो है संवेदनशील सबूत को अगर टीवी पे दिखा दिया जाए तो उस हिसाब से नहीं दिया जा सकता। आप जांच चालू करवाएं, आपने जांच को बंद करवा के रखा हुआ है NIA के माध्यम से। ठीक है, तौकीर जी। और जो ईडी की बात कर रहे थे, ईडी के छापे चल रहे हैं, वो तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उसके केस का क्या हाल होता है। 200 में से एक केस निकलता है। ठीक है, तौकीर जी, मैं जवाब दे दूं जी। देखिए, यही बात है, टाल मटोल वाली बात करते हैं। अरे साहब, मैंने कहा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभिमन्यु जी। आपके भूपेश बघेल जी के जेब में सबूत है, सामने क्यों नहीं लाते? प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते, लाके दे देते, भैया ये सबूत है, ये अपराधी है। अरे आपकी सरकार थी, आप तो कार्रवाई कर सकते थे। आप सिर्फ कागजों में सबूत कहाँ दे, सबूत कहाँ दे? टीवी में दिखा दे सबूत? ऐसा नहीं होता तौकीर जी, उसके अलावा कुछ नहीं कर जांच होगी, एजेंसी बुलाएगी, सबूत दिखाए जाएंगे। आपको इच्छा शक्ति नहीं थी, आपने कभी ठोस कार्रवाई नहीं करी। अरे आप बताइए ना, हमने SIT बनाई, आपने उसमें रोक लगवाई। चलिए ठीक है, ठीक है तौकीर जी। देखिए, अभिमन्यु जी का कहना है कि जांच शुरू कीजिए, सबूत मिल जाएगी। क्या आपके नेता मारे गए? बिल्कुल मिल जाएंगे। भी हमने कार्रवाई करी है, हमने नक्सलियों को मारा। कब कार्रवाई करी? आप लोगों ने कार्रवाई में अड़ंगा लगाने का काम किया, 2020 में FIR को रुकवाने का काम किया, उसके अलावा SIT पे रोक लगाने का काम किया। एक एक करके प्रतिक्रिया रखिए। जो बोलती है वो करती है, हमने बनाया है और हम ही संभालेंगे। ये हमारे माननीय साई जी के जो स्लोगन है, बिल्कुल सत्य साबित होता है अक्षरशः। ठीक है, झीरम पर सियासत तो होती रहती तौकीर जी, लेकिन ठीक है, बीत गई जो बात गई, लेकिन अब तो सरकार आपकी है। चैलेंज दे रहे हैं वो, तो एक्सेप्टेड कीजिए फिर कि हमारी सरकार है, जांच करेंगे। वो सबूत का बोल रहे हैं कि आप जांच शुरू कीजिए, सबूत मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जांच तो चल रही है। NIA जब हमारी सरकार केंद्र में है, NIA उसकी जांच कर रही है, वो बिल्कुल जब करेगी। लेकिन हम तो उसके पहले जो शामिल थे, हमने तो कार्रवाई करना शुरू कर दी ना। हमने तो पहले एक व्यक्ति को मार दिया, उसके जो प्रमुख था, और उसकी जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। इसके पहले अगर इतना ही आपको जलाल था, जुनून था, आपके नेता की हत्या हुई थी, तो आपने ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपने क्यों नहीं ऐसा तमाम सवाल फिलहाल समय की कमी है, समय की कमी है। कौशल जी, देखिए, बार बार सियासत में जिस तरह से चाहे निर्वाचन प्रक्रिया की बात हो, जांच एजेंसियों की बात हो, इन चीजों को जब सियासत में बार बार लाया जाता है, निष्पक्षता को लेकर जो सियासत की लड़ाई यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलती, नहीं लगता कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? जब बार बार इन विषयों पर इस तरह से चर्चा होगी, निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जाएंगे, तो जनता तक क्या संदेश जाएगा? चाहे EVM की बात होगी या जांच एजेंसियों की बात होगी। खुशी जी, निश्चित तौर पर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उस पर जो सवाल उठते हैं, उसका निश्चित तौर पर एक सीधा, सरल और सपाट जवाब आना चाहिए। क्योंकि जनता भली भांति समझती है कि कौन आरोप लगा रहा है और कौन दोषी है और कौन कितने पानी में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं, जो चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे जितने प्रकार की जो एजेंसियां हैं, जो लगातार जनहित में काम करती है, चुनाव के संबंध में काम करती है, या जांच की दिशा में काम करती है, उन पर सवाल उठना या उठता है तो उसकी ओर से स्पष्ट जवाब आना चाहिए। क्योंकि जनहित से जुड़े किसी मुद्दे पर यदि कोई बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता तक सही चीजें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि भ्रम में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हर बार देखते हैं जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखते हैं जब चुनाव परिणाम आते हैं तो जनता सब चीज का जवाब देती है और उनको पता है कि किसके साथ उनको जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सवाल उठते हैं ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए ही उठाए जाते हैं, और इस तरह की जो चीजें हैं वो जनता तक जो चीजें हैं वो सही चीजें वो अपने आप खोज लेता है कि आखिर सच्चाई क्या है। निश्चित ही। चलिए, फिलहाल क्योंकि समय की कमी से चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से कटघरे में ना सिर्फ EVM बल्कि इस बार निर्वाचन आयोग, ED, IT, CBI, तमाम जांच एजेंसियां भी है। तमाम सवाल दागे जा रहे हैं कि क्या ये निष्पक्ष है, और निष्पक्षता को लेकर सियासत लगातार जारी है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निष्पक्षता को लेकर जो खींचातान चल रही है, आखिर जनता के बीच क्या संदेश जाएगा, क्या इसका स्पष्टीकरण हो पाएगा? क्योंकि EVM हर चुनाव के पहले सियासत का केंद्र बनती है। चुनाव आते हैं और EVM कटघरे में होती है और सियासत हर बार होती है। तो कुल मिलाकर सारे जो सवाल हैं निष्पक्षता पर भी है, लेकिन जवाब दूर दूर तक उनके नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हो रही है इन पर सियासत। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।